नमस्कार। आज का टॉपिक जो है वो है सामुदायिक अंतःक्रिया। ठीक है, सामुदायिक अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या है? सामुदायिक अंतःक्रिया कि जो भी जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी तैयार होती है उसके बीच में क्या अंतःक्रिया है, कौन सी आंतरिक क्रियाएं होती हैं हमारे पर्यावरण के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैविक समुदाय की कि जैविक समुदाय क्या है। जैविक समुदाय, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। तो वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव का जो समूह है और जो परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, वहाँ के इस प्रक्रिया को या इस स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है जैविक समुदाय, या उस पर्टिकुलर क्षेत्र का इनको कहा जाता है जैविक समुदाय। ठीक है, वातावरण में या प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से आपके पौधे हैं, जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनके जो समूह पाए जाते हैं और जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं किसी न किसी कारण से, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के या उस वातावरण के ये जैविक समुदाय कहे जाते हैं। और जैविक समुदाय में अलग अलग प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो प्रजाति अधिक प्रभुत्व रखती है उसको कहा जाता है प्रभावी प्रजाति। ठीक है, तो विभिन्न समुदायों में भिन्न भिन्न जातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाई जाती हैं, किंतु जो प्रजाति अधिक प्रभुत्व में होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रभावी प्रजाति। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? प्रभावी प्रजाति। ठीक है, अब जैविक समुदायों में पौधे और जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के समुदाय जो हैं वो ऊर्जा, संसाधन और स्थान के लिए अंतःक्रियाएं करते हैं। मतलब जो भी समूह पाए जाते हैं, जो भी जैविक समुदाय पाए जाते हैं, वो ऊर्जा संसाधन और स्थान के लिए अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, किसके लिए अंतःक्रिया करते हैं? ऊर्जा, संसाधन और स्थान के लिए अंतःक्रियाएं करते हैं। जैसे पौधे जो है जंतुओं को भोजन और ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बदले में जंतु क्या करते हैं? पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ऊर्जा, संसाधन और स्थान के लिए ही जो समुदाय होते हैं वो अंतःक्रिया करते हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि जो जंतु हैं वो पौधे जो है जंतुओं को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जबकि बदले में जो जीव हैं, जो जंतु हैं, वो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो जैविक समुदाय के बीच में जो अंतःक्रियाएं हैं वो परस्पर आदान प्रदान या लेन देन के संबंधों को व्यक्त करती हैं। ठीक है, जैविक समुदाय के बीच
जैविक समुदाय के बीच अंतःक्रियाएं परस्पर आदान प्रदान या लेन देन, ठीक है, आदान प्रदान या लेन देन संबंधों को व्यक्त करती हैं। ठीक है, लेन देन के संबंध को व्यक्त करती हैं। अब अंतःक्रियाएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो हम कह सकते हैं कि अंतःक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अंतःक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार हैं? नंबर 1, धनात्मक अंतःक्रिया। धनात्मक अंतःक्रिया क्या है? धनात्मक अंतःक्रिया तो इन अंतःक्रियाओं में दोनों सहयोगी अथवा एक सहयोगी लाभान्वित होता है, लेकिन हानि किसी को नहीं होती है। धनात्मक अंतःक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो है दोनों सहयोगी अथवा एक सहयोगी, दोनों सहयोगी अथवा एक सहयोगी लाभान्वित होता है, वित्त होता है, परंतु किसी को हानि नहीं होती है। ठीक है, लाभान्वित तो होते हैं दोनों या एक, लेकिन हानि किसी को नहीं होती है। उदाहरण देखें तो जैसे सहजीविता, सहजीविता पहला उदाहरण है। सहजीविता क्या है? जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित हों, जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित हों, ठीक है, समान रूप से लाभान्वित हों, ठीक है, किसी को कोई हानि ना हो, तो ऐसे सहयोगी को या ऐसे अंतःक्रिया को सहजीविता कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हैं सहजीविता के भी। जैसे बात करें सहोपकारिता की, सहोपकारिता, तो सहोपकारिता को कौन कौन से पौधे प्रदर्शित करते हैं? लाइकेन, लाइकेन किसको करती है? सहोपकारिता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, साइकस की कॉरेलॉइड, साइकस की कॉरेलॉइड, ठीक है, और आपके कवक मूल, कवक मूल, ये जो है आपके सहोपकारिता को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा उदाहरण आता है सहभोजिता, सहभोजिता, ठीक है, सहभोजिता का जो उदाहरण है वो है आर्किड, ठीक है, आपका दूसरा है इसमें आरोही,
और कंठलताएं। कंठलताएं ये जो है आपके सहभोजता का कार्य करती हैं। तीसरा है आदि सहयोग। आदि सहयोग, इसमें जो है मूल प्रवेशी सूक्ष्म वनस्पति आती है। कौन सी आपकी? मूल प्रवेशी मूल प्रवेशी सूक्ष्म वनस्पति। ठीक है, ये आपके आदि सहयोग के उदाहरण हैं। इसके बाद दूसरा आता है आपका ऋणात्मक अंतःक्रिया। कौन सा आता है? ऋणात्मक अंतःक्रिया। क्या है ऋणात्मक अंतःक्रिया? इन अंतःक्रियाओं में जो है एक सहयोगी अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करता है। ठीक है, तो एक सहयोगी अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करती है। ठीक है, एक सहयोगी जो है अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। इस प्रकार की अंतःक्रिया को ऋणात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। अब ऋणात्मक अंतःक्रिया में अगर उदाहरण देखा जाए तो पहला उदाहरण है स्पर्धा। कौन सा है? स्पर्धा। क्या है स्पर्धा? दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच स्थान, जल, खनिज, ऊर्जा और अन्य संसाधनों के लिए स्पर्धा मतलब कंपटीशन की जाती है। दो या दो से अधिक, ठीक है, सदस्यों के बीच किस किस के लिए? स्थान, जल, खनिज, ऊर्जा आदि के लिए स्पर्धा की जाती है। ठीक है, दूसरा आपका यहां आता है विरोधी और एलिलोपैथी। विरोधी या इसी को कहा जाता है एलिलोपैथी। ठीक है, क्या है? जटिल उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न वृद्धिरोधक विषाक्त रासायनिक पदार्थों के स्राव द्वारा जब एक जीव किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्णतया या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोक देता है तो उसको कहा जाता है विरोधी। किसके? जटिल उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न वृद्धिरोधक विषाक्त मतलब विषैले रासायनिक पदार्थों के स्राव के द्वारा जब एक जीव किसी दूसरी जीव के वृद्धि को पूर्णतया या आंशिक रूप से रोक देता है तो उसको कहा जाता है विरोधी। ठीक है,
विषाक्त पदार्थों के द्वारा वृद्धि को रोकना। विषाक्त पदार्थों के स्राव के द्वारा वृद्धि को रोकना। ठीक है, इसको कहा जाता विरोधी। तीसरा होता है आपका परजीविता। उदाहरण, परजीविता क्या है? वे विषमपोषी जीव, विषमपोषी मतलब जो दूसरे पे निर्भर रहते हो, वे विषमपोषी जीव जो अपने परपोषी के शरीर के से आहार प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। मतलब दूसरे के शरीर से, होस्ट के शरीर से, होस्ट के शरीर से भोजन प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? परजीविता कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका चौथा उदाहरण है आपका एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म क्या है? एमेंसेलिज्म तो ये भी कुछ हद तक विरोधी से संबंधित है, जो विरोध वाला सिस्टम है उसी से संबंधित है। लेकिन जहां वातावरण में एक जीव की वृद्धि को कुछ रासायनिक पदार्थों के स्राव से रोका जा सकता हो, जैसे गेंदा है, टेजिट्स, मृदा में कुछ रासायनिक पदार्थों के स्राव से सूत्रकृमियों और कृमियों की वृद्धि को रोकता है। मतलब विरोध में क्या है कि एक रोधक जो है, मतलब एक विषाक्त पौधा जो अपने मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो रसायन को स्राव करता है वो दूसरे की वृद्धि को रोकता है। यहाँ एक जीव की वृद्धि को भी रोका जा सकता है, जैसे कि गेंदा जो है, टेंजेंट्स जो हैं, वो मृदा में ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रावण कर देते हैं जो सूत्रकृमियों और कृमियों की वृद्धि को रोक देते हैं। ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है एमेंसेलिज्म। ठीक है, अब इसके बाद आपके आती हैं कीस्टोन प्रजातियां। कौन सी प्रजातियां? कीस्टोन प्रजातियां। क्या है कीस्टोन प्रजातियां? वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उसकी अत्यधिक संख्या के कारण नहीं, बल्कि आशा से अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। मतलब ऐसी प्रजाति जिसका संख्या के प्रभाव को ना देखते हुए उसके कार्य के प्रभाव को जब देखा जाता है तो ऐसी प्रजाति को कहा जाता है कीस्टोन प्रजाति। ठीक है, तो जो कीस्टोन प्रजातियां हैं वो सूक्ष्म जलवायु, मृदा की संरचना, मृदा रासायनिक एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी संख्या से मतलब नहीं है, उनके कार्यों से मतलब है, जो वो कार्य कर रहे हैं। तो कीस्टोन प्रजातियां जो हैं वो सूक्ष्म जलवायु, मृदा की संरचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रभावी प्रजाति, वह प्रभावी प्रजाति कौन सी प्रभावी प्रजाति? जो पर्यावरण में समुचित परिवर्तनों, जो पर्यावरण में समुचित परिवर्तनों
ठीक है, समुचित परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी है कीस्टोन प्रजाति के रूप में पहचानी जाती है। कीस्टोन प्रजाति के रूप में पहचानी जाती है। ठीक है, अब ये जितनी भी कीस्टोन प्रजातियां हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खनिजों का जो चक्रण है को प्रभावित करती हैं और अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटकों को भी परिवर्तित करने में सक्षम होती हैं। मतलब ये प्रजातियां क्या क्या कर सकती हैं अपने समुदाय में? ऊर्जा के प्रवाह को, खाद्य श्रृंखला को, खनिजों के चक्रण को प्रभावित कर देती हैं और अपनी परस्पर क्रियाओं के द्वारा समुदाय की संरचना और उसका जो जैविक घटक है उनको भी परिवर्तित करने में सक्षम है। अब इन कीस्टोन प्रजातियों का अपने सूक्ष्म जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखते हैं। कीस्टोन प्रजाति का कीस्टोन प्रजाति का सूक्ष्म जलवायु पर प्रभाव, सूक्ष्म जलवायु पर प्रभाव। क्या प्रभाव है? तो देखो, वृक्षों के किसी समुदाय में उसकी वृहद शाखाओं और पत्तियों की जो छाया है कि एक प्रभावशाली भूमिका होती है। कैसे होती है कि ये अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करके एक अपना सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र बना लेती हैं। ठीक है, जो उस क्षेत्र की विस्तृत क्षेत्र जलवायु से भिन्न होता है। देखा होगा, जो बड़े वृक्ष होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी लंबी लंबी शाखाएं और पत्तियों से एक नीचे छाया टाइप से एक अपना एक विशेष क्षेत्र बनाती हैं, विशेष जलवायु क्षेत्र बना लेती हैं, जो कि हमारे बाहर के वातावरण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इस प्रकार से क्षेत्र बना, उसमें वृक्ष जो है अपने नीचे के क्षेत्र में अपना सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र तो बना ही है, जिससे नीचे उगने वाले, जो भी नीचे उगेंगे पौधे वगैरह या जीव जंतु उगने वाले स्थान में जो सामुदायिक संरचना है, खनिज चक्रण है और ऊर्जा का प्रवाह में इसके द्वारा पूरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कार्य जो है इसे एक कीस्टोन प्रजाति के रूप में स्थापित कर देती है। मतलब कहने का ये है कि जो पौधा था, उस पौधे की जो शाखाएं थीं और पत्तियों की जो छाया थी, उसने जो एक अपना नया क्षेत्र निर्मित किया था, उस क्षेत्र में खनिजों का चक्रण, सामुदायिक संरचना और ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करते हुए एक नए क्षेत्र, एक नए जलवायु क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिससे कि ये कीस्टोन प्रजाति के रूप में जाना जाने लगता है। अब कीस्टोन जो है सूक्ष्म जीवियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण और सामुदायिक संरचना को प्रभावित करके कुछ सूक्ष्म जीव कीस्टोन प्रजाति के रूप में कार्य करते हैं। सूक्ष्म आकार होने पर भी इनके कार्य पर्यावरण को परिवर्तित करते हैं। भाई, हम जब सूक्ष्म जीवियों की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म जीव होने के बावजूद भी जो इनके कार्य हैं वो पर्यावरण को परिवर्तित करते हैं। क्यों? क्योंकि कीस्टोन प्रजाति को जो है उसकी संख्या से नहीं, उसके कार्य से देखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम, एजेटोबैक्टर,
नॉस्टॉक, एनावीना, ओलोसाइरा, आज जितने भी ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वायवीय नाइट्रोजन को, जो वायु से नाइट्रोजन प्राप्त होती है, उस नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन है ये प्रोकैरियोट्स, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम, एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनावीना, ओलोसाइरा, ये सारे के सारे वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब जो सूक्ष्म जीव की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति जो है, ये कीस्टोन प्रजाति के रूप में इसको परिभाषित कर देती है। बात करते हैं पारिस्थितिकीय उत्पादकता की। किसकी बात करते हैं? पारिस्थितिकीय उत्पादकता। क्या है पारिस्थितिकीय उत्पादकता? किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। कैसे? किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, हरे पौधों द्वारा, उत्पादक कौन है? हरे पौधे, हरे पौधों द्वारा, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में, ठीक है, प्रति इकाई समय में मतलब क्षेत्रफल भी निश्चित हो, समय भी निश्चित हो, सकल संचित ऊर्जा, सकल संचित ऊर्जा, ठीक है, की मात्रा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। ध्यान दें, इसमें क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र में और प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा संचित की गई है इनके द्वारा, सकल संचित ऊर्जा को पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहा जाता है। या हम ये कहें कि एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित समय अंतराल में स्वपोषित हरे पौधों के द्वारा जो ऊर्जा संचित की जाती है, उसी को कहा जाता है पारिस्थितिकीय उत्पादकता। अब स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक जो हैं, जीवों द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को भी प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। मतलब जितने भी स्वपोषित पौधे होते हैं, इनके द्वारा जो भी जैविक पदार्थ या ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको भी प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता है, ये दो कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता दो कारकों पर निर्भर करती है। दो कारकों पर निर्भर करती है।
कौन कौन से दो कारक हैं जिन पे ये निर्भर करती है? तो नंबर 1, हरे पौधों को प्राप्त होने वाली सौर्यिक ऊर्जा की मात्रा। हरे पौधों को प्राप्त होने वाली सौर्यिक ऊर्जा की मात्रा। सौर्यिक ऊर्जा की मात्रा पहला निर्भर। दूसरी निर्भरता होती है सौर्यिक ऊर्जा को किसमें? आहार ऊर्जा में रूपांतरित करने, आहार ऊर्जा में रूपांतरित मतलब बदलने हैं करने की हरे पौधे की क्षमता। हरे पौधे की क्षमता इन दो कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है। और जो प्राथमिक उत्पादन है इसका मापन भी दो रूपों में किया जाता है। कैसे किया जाता देखते हैं। प्राथमिक उत्पादन का मापन दो रूपों में किया जाता है। दो रूपों में किया जाता है। किन किन रूपों में? पहला रूप है जीपीपी। जीपीपी फुल फॉर्म होता है इसका ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। और दूसरा होता है एनपीपी। इसका होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इन दो रूपों में प्राथमिक उत्पादकता का मापन किया जाता है। ठीक है। अब जो प्राथमिक उत्पादकता में समानता कभी नहीं पाई जाती है। अगर हम ये कहें कि प्राथमिक उत्पादकता में समानता मिलती है, वो नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है जबकि ध्रुवों की ओर निरंतर कम होती चली जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर उत्पादकता कैसी होती है? अधिक होती है। या ये कहा जाए कि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादकता में समानता नहीं पाई जाती है। समानता नहीं पाई जाती है। ठीक है। जब समानता नहीं पाई जाती है तो क्या होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकता भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकता अधिक तथा ध्रुवों की ओर निरंतर कम होती जाती है। ठीक है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है। इसका कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण जो है सौर्यिक ऊर्जा की प्राप्ति है।
क्यों? क्योंकि प्राथमिक उत्पादकता जो है सूर्य ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां हम प्राथमिक उत्पादकता के क्षेत्रों को 3 खंडों में विभक्त करते हैं। नंबर 1, उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश। उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश। कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिनमें उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता पाई जाती है? तो उष्ण एवं शीतोष्ण, उष्ण एवं शीतोष्ण, ठीक है, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र, कटिबंधीय वन क्षेत्र, इनमें उत्पादकता अधिक होती है। दूसरा, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान। तीसरे हैं आपके ज्वार नदमुख क्षेत्र, ज्वार नदमुख क्षेत्र, इनमें उत्पादकता बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, गहन कृषि क्षेत्र, गहन कृषि क्षेत्र, इनमें भी उत्पादकता अधिक होती है। अब मध्य पारिस्थितिकी उत्पादकता क्षेत्र कौन है? मध्य पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश, जिनमें मध्य स्तर की उत्पादकता होती है, वो है आपके घास क्षेत्र और झीलें, घास क्षेत्र एवं झीलें आदि। और इसके बाद आता है आपका निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश। निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश, जिनमें बहुत कम हो, बहुत कम उत्पादकता है, वो है आपके गंभीर सागरीय क्षेत्र, गंभीर सागरीय क्षेत्र, इनमें उत्पादकता बहुत कम है। मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और अंटार्कटिका आदि, इन प्रदेशों में जो है प्राथमिक उत्पादकता बिल्कुल कम पाई।